नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पंकज द्विवेदी है। मैं भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में प्रवक्ता सह कनिष्ठ शोध अधिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों तथा दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा भाग 3 के 9वें पाठ में संकलित एक बहुत ही रोचक पाठ पर चर्चा करेंगे। इस पाठ का नाम है एक खिलाड़ी की यादें। इस पाठ के लेखक हैं केशव दत्त जी। इस पाठ में लेखक ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले एक प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद से संबंधित अपनी यादों का वर्णन किया है तथा इसके अलावा उन्होंने भारत में हॉकी की दशा व दिशा के बारे में भी चर्चा की है। लेखक द्वारा यह संस्मरण 2008 में लिखा गया था। इसमें 1948 की घटनाओं का जिक्र है। इस वर्ष इंग्लैंड की राजधानी लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की हॉकी टीम ने इंग्लैंड को 4-0 से मात दी थी। विद्यार्थियों, रेखाचित्र तथा संस्मरण आधुनिक हिंदी साहित्य की दो महत्वपूर्ण विधाएं हैं। रेखाचित्र में शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषताओं को उभारा जाता है, इसलिए उन्हें शब्द चित्र भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा को सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार के नाम से जाना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं। हिंदी के अन्य प्रमुख रेखा चित्रकारों में बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रकाश चंद्र गुप्त इत्यादि प्रमुख हैं। इसी प्रकार संस्मरण में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषताओं का जिक्र स्मृति के आधार पर किया जाता है। रेखाचित्र तथा संस्मरण में कई समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन दोनों में एक मुख्य अंतर यह भी है कि संस्मरण में घटनाओं की प्रधानता होती है, जबकि घटनाओं के आधार पर रेखाचित्र नहीं लिखे जाते हैं। कुछ कृतियां ऐसी भी होती हैं जिसमें रेखाचित्र तथा संस्मरण दोनों के गुणों का मेल पाया जाता है। प्रस्तुत पाठ एक खिलाड़ी की कुछ यादें, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, एक संस्मरण है। आइए अब हम इस पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक श्री केशव दत्त जी का जन्म पाकिस्तान के लाहौर शहर में 29 दिसंबर 1925 को हुआ था। विभाजन से पूर्व लाहौर अविभाजित भारत का एक मुख्य शहर जाना जाता था। श्री केशव दत्त जी को हॉकी के जीवित लीजेंड के रूप में भी पुकारा जाता है। वे भारतीय खिलाड़ियों की उस टीम में शामिल थे जिन्होंने 1948 में लंदन ओलंपिक तथा 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो फिनलैंड देश के हेलिंस्की शहर में आयोजित किया गया था, में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। जीवन के अंतिम दिनों में वे कलकत्ता में रहते थे। उन्हें बंगाल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब मोहन बागान द्वारा बागान रत्न की उपाधि भी प्रदान की गई। इस पाठ के अध्ययन के बाद विद्यार्थी गद्य पाठ की आदर्श शैली से परिचित हो सकेंगे। इस संस्मरण की मूल भावना तथा घटनाओं की पृष्ठभूमि को समझकर उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। इस संस्मरण में आए कठिन शब्दों से परिचित हो सकेंगे तथा उनको वाक्यों में प्रयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। भारतीय हॉकी के सुनहरे इतिहास के बारे में जानेंगे तथा राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने में खिलाड़ियों का क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। इस संस्मरण में वर्णित प्रमुख घटनाओं तथा उसके प्रभावों के बारे में जान सकेंगे। आइए अब हम इस गद्य खंड का आदर्श वाचन शुरू करते हैं। अब सुनते हैं पाठ एक खिलाड़ी की कुछ यादें। 60 साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूं। लाहौर को याद करना चाहता हूं, जब मैं बैडमिंटन चैंपियन था। स्कूल ग्राउंड में एक दिन ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा। उसके बाद मैं हॉकी का ही हो गया। यह बताता है कि बड़े खिलाड़ी को देखना आप पर कितना असर डालता है। 1948 ओलंपिक से पहले हालात बहुत खराब थे।
हमें भी लाहौर से भागना पड़ा था। किसी तरह बंबई या मुंबई में कैंप लगा। सब कुछ बिखरा हुआ था। हमारी टीम में कोई घर ऐसा नहीं था जहां कोई ट्रेजेडी ना हुई हो। दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजेडी पर था। हम लंदन पहुंचे। वहां भी विश्व युद्ध के बाद के हालात थे। शहर संभल नहीं पाया था। बिल्डिंग में गोलियों के निशान दिखाई देते थे। ओलंपिक ड्रॉ निकला। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हाफ में थे। सबको यही लग रहा था कि इन्हीं दोनों मुल्कों का फाइनल होगा। सेमीफाइनल में एक दिन हमें हॉलैंड और पाकिस्तान को इंग्लैंड से खेलना था। वेम्बली स्टेडियम था जहां आमतौर पर फुटबॉल होता था। बारिश के बीच हम बड़ी मुश्किल से हॉलैंड को 2-1 से हरा पाए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। अब इंग्लैंड से फाइनल था। क्वीन मौजूद थी। हमने इंग्लैंड को 4-0 से हराया। हमारी टीम में कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंख में आंसू ना हो। उसी मुल्क में आकर हम जीते थे जिसने हम पर राज किया। उसी के घर में हराया था। पहली बार विश्व स्तर पर कहीं जनगण मन बजा। हमें गर्व है कि यह इंग्लैंड में हुआ। इससे बड़ा लम्हा नहीं हो सकता। सारे दुख दर्द भूल गए थे। आजाद भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया था कि वह क्या कर सकता है। मुझे अफसोस है कि उसके बाद हॉकी का स्तर गिरा है। गिरावट सिर्फ हॉकी में ही नहीं, कई खेलों में है। कुल मिलाकर टीम गेम की हालत खराब हुई है। व्यक्तिगत खेलों में जरूर सफलताएं मिली हैं। विश्वनाथन आनंद हैं, सानिया मिर्जा हैं, लेकिन उन्हें ऊपर लाने में कोई सिस्टम काम नहीं आया। यह उनकी अपनी मेहनत और परिवार के सपोर्ट का नतीजा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि सिस्टम गड़बड़ है। इसे ठीक करना पड़ेगा। बेसिक सुविधाएं देनी ही पड़ेंगी। जैसे आपको हॉकी खेलने के लिए सिंथेटिक टर्फ जरूर चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में कितने हैं? अंग्रेजों के समय में एक बात अच्छी थी कि हर स्कूल में खेल बहुत जरूरी था। तब खेलना उतना ही जरूरी था जितना पढ़ना। लेकिन यह बदला। खेल खास जगह नहीं पा सका। कुछ बदलाव है, लेकिन इतना काफी नहीं है। हर स्कूल में मैदान जरूरी है। आबादी के साथ खेल की जगह खत्म होती जा रही है। हमारे समय में कोचिंग जरूर आज जैसी नहीं थी। सीनियर खिलाड़ी एक तरह से कोच होते थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोचिंग और तकनीक के इस्तेमाल का क्या वाकई हमें फायदा हुआ है? मेरा मतलब यह है कि खिलाड़ियों में जज्बा जरूरी है। शूटिंग में भारत ने तरक्की की है। क्रिकेट में कुछ सफलताएं मिली हैं, लेकिन 60 साल में हम हॉकी सहित उन खेलों में पिछड़े हैं जिनमें सबसे आगे थे। जिनमें आगे आए हैं वहां सबसे आगे नहीं है। देश के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों में एक श्री केशव दत्त 1948 और 1952 की स्वर्ण विजेता ओलंपिक टीम का हिस्सा थे। इस समय वह कोलकाता में रहते हैं। लेखक केशव दत्त। विद्यार्थियों, आपने इस पाठ के अध्ययन या वाचन के दौरान कुछ कठिन शब्दों पर ध्यान दिया होगा। अब हम उनके सामान्य अर्थ और वाक्य में उनके प्रयोग को समझने का प्रयास करेंगे। लाहौर। लाहौर अविभाजित भारत का एक प्रमुख शहर था तथा पंजाब प्रांत की राजधानी थी। यह अब पाकिस्तान में पाया जाता है। वाक्य प्रयोग। देश के बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ओलंपिक। ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष पर होने वाले खेल समारोह हैं जिनमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसके वाक्य प्रयोग की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक विश्व स्तर पर खेलों का सबसे बड़ा आयोजन है। मुंबई। मुंबई को पहले बंबई के नाम से भी जाना जाता था। यह भारत की व्यावसायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। वाक्य प्रयोग। मुंबई में हिंदी फिल्मों का निर्माण होता है। ट्रेजेडी। ट्रेजेडी एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है त्रासदी या बड़ा दुख या महान विपत्ति। अब हम इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। हर मनुष्य के जीवन में ट्रेजेडी होती है। सेमीफाइनल। किसी भी खेल में मुख्य मुकाबले से पहले होने वाले मुकाबले को सेमीफाइनल कहा जाता है, जिसमें मुख्य तौर पर अंतिम प्रतिद्वंदियों का चयन किया जाता है। इसके वाक्य प्रयोग में हम कह सकते हैं कि आज फुटबॉल का सेमीफाइनल होगा। क्वीन।
क्वीन का हिंदी अर्थ होता है रानी या महारानी। इसके वाक्य प्रयोग में हम कह सकते हैं कि क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थीं। लम्हा, लम्हा को अंग्रेजी में मूवमेंट कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं क्षण। इसके वाक्य प्रयोग में हम कह सकते हैं कि इंतजार में एक एक लम्हा मुश्किल से बीतता है। अफसोस, अफसोस को अंग्रेजी में रिमोर्स कहते हैं तथा इसका हिंदी अर्थ होता है पछतावा। वाक्य प्रयोग, जीवन में किसी बात पर अफसोस नहीं करना चाहिए। सिस्टम, सिस्टम एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यवस्था या प्रणाली। आइए अब हम इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। अपनी असफलताओं के लिए हमेशा सिस्टम को दोष नहीं देना चाहिए। बेसिक, बेसिक एक अंग्रेजी शब्द है जिसको हिंदी में मूलभूत या आधारभूत कहते हैं। इसके वाक्य प्रयोग में हम कह सकते हैं, गांधी जी ने सभी के लिए बेसिक शिक्षा की वकालत की थी। सिंथेटिक टर्फ, यह खेलों से लिया गया एक शब्द है। कृत्रिम घास के मैदान को सिंथेटिक टर्फ कहते हैं। आइए अब हम इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। आजकल हॉकी के खेल सिंथेटिक टर्फ पर किए जाते हैं। जज्बा, जज्बा एक उर्दू शब्द है, हिंदी में इसे भावना कह सकते हैं। इसके वाक्य प्रयोग में हम कह सकते हैं, हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम का जज्बा होना चाहिए। शूटिंग, शूटिंग एक अंग्रेजी शब्द है जिसको हिंदी में निशानेबाजी कहते हैं। आइए अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। हम कह सकते हैं कि अभिनव बिंद्रा शूटिंग के चैंपियन रह चुके हैं। इस संस्मरण के लेखक श्री केशव दत्त जी ने इस संस्मरण की शुरुआत अपने विद्यार्थी काल से की है। वे कहते हैं कि प्रारंभ में वे बैडमिंटन की खेल में रुचि रखते थे। हालांकि जब उन्होंने अपने विद्यालय के मैदान में मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलते हुए देखा तो वह उनके खेलने की शैली से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने भी हॉकी खेलना शुरू कर दिया। इसी प्रसंग में लेखक ने 1947 में देश के विभाजन तथा उसके पश्चात बिगड़े हालातों की चर्चा की है, जिसके कारण उनको अपना जन्म स्थान लाहौर शहर छोड़कर बंबई भागना पड़ा, क्योंकि बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। ऐसी परिस्थितियों का सामना केवल लेखक को ही नहीं, लेखक की टीम के लगभग हर सदस्य को करना पड़ा था। ऐसी दुख भरी परिस्थितियों में भी उन्होंने अथक परिश्रम किया, जिसके फलस्वरूप 1948 में आयोजित लंदन ओलंपिक में उन्होंने मेजबान इंग्लैंड को 4-0 से हरा कर लिया। जिसके फलस्वरूप 1948 में लंदन ओलंपिक में वे अपनी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से विजय दिलाने में सफल रहे। इसके बाद श्री केशव दत्त जी ने लंदन शहर के हालात का वर्णन किया है। अंग्रेजों की यह राजधानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग ध्वस्त हो चुकी थी। महज 2-2.5 साल की अवधि में इसे पुनः रूप से बसाकर फिर से ओलंपिक की मेजबानी स्वीकार करके अंग्रेजों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया था। विश्व युद्ध के चिन्ह शहर में जगह जगह दिखाई देते थे। लेखक अपने शब्दों में कहते हैं कि विश्व युद्ध के बाद हम लंदन पहुंचे थे, शहर संभल नहीं पाया था, बिल्डिंग में गोलियों के निशान थे। आगे लेखक ने सेमीफाइनल में हॉलैंड को हराकर फाइनल में इंग्लैंड के ऊपर भारत की ऐतिहासिक जीत का वर्णन किया है। इस आयोजन और इसमें हॉकी के खेल में भारत द्वारा इंग्लैंड पर पाई गई जीत के कई निहितार्थ थे। पहला कि द्वितीय विश्व युद्ध में लंदन शहर के हालात बहुत बुरे थे तथा शहर को बहुत नुकसान पहुंचा था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ओलंपिक जैसी विश्व स्तरीय खेल स्पर्धा का आयोजन करके अंग्रेज दुनिया को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, क्रियाशीलता तथा आर्थिक क्षमता का परिचय देना चाहते थे। इधर भारतीय खिलाड़ियों के हृदय में एक दूसरी भावना पनप रही थी। हमारा देश अभी अभी अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। भारतीय खिलाड़ी हॉकी के मैदान में अपने भूतपूर्व मालिकों को हराकर
खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनके लिए यह दुनिया के सामने पहली बार अपना दमखम साबित करने का मौका था और उन्हें संतोष था कि उन्होंने इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाया और अपने कल के मालिकों को 4-0 से हराया। यह एक तरह से गुलामों के हाथों स्वामियों की पराजय थी। यही इस संस्मरण का महत्व है। इसके बाद लेखक ने खेल की दुनिया में भारत देश की स्थिति के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि व्यक्तिगत स्पर्धाओं में हमारे खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे टेनिस, निशानेबाजी, तीरंदाजी आदि, लेकिन टीम आधारित खेलों जैसे हॉकी, फुटबॉल आदि में हमें और प्रगति करने की जरूरत है। अंत में लेखक का संदेश है कि अच्छे खेल के लिए प्रशिक्षक और प्रशिक्षण सहित तमाम आधुनिक सुविधाएं जरूरी हैं, लेकिन सबसे ऊपर है खिलाड़ियों की खेल भावना, खेल को सुधारने का संकल्प और इसके माध्यम से अपने देश का मान बढ़ाने का जज्बा। यह होने से ही अंतिम सफलता प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि संस्मरण गद्य की एक आधुनिक विधा है। संस्मरण में लेखक अपनी स्मृति के आधार पर व्यक्ति, वस्तुओं, स्थानों तथा घटनाओं का वर्णन करता है। संस्मरण में घटनाओं की प्रधानता होती है। इस दृष्टि से विचार करने में इस रचना में एक अच्छे संस्मरण के सारे गुण दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति के रूप में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, इंग्लैंड की महारानी सानिया मिर्जा, शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद इत्यादि का जिक्र किया गया है। स्थानों के रूप में लाहौर, बम्बई, लंदन इत्यादि शहरों का वर्णन है तथा घटनाओं के रूप में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय की अशांति तथा विश्व के सबसे बड़े खेल आयोजन ओलंपिक का वर्णन किया गया है। भाषा शैली की बात करें तो इसमें रोजमर्रा के जीवन में उपयोग किए जाने वाले विदेशी शब्दों का बहुतायत से प्रयोग मिलता है। उदाहरण के लिए बैडमिंटन, चैंपियन, ग्राउंड, कैंप, टीम, ट्रेजेडी, बिल्डिंग, ड्रॉ, हाफ, फाइनल, सेमीफाइनल, फुटबॉल, क्वीन, टीम गेम, सिस्टम, सपोर्ट, बेसिक, सिंथेटिक टर्फ, कोचिंग, सीनियर, तकनीक, शूटिंग इत्यादि। इसके साथ ही अरबी फारसी मूल के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया गया है, जैसे असर, हालात, दिमाग, मुल्क, मुश्किल, लम्हा, आज़ाद, अफसोस, खराब, आबादी, फ़ायदा, जज्बा आदि। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग ना के बराबर है। अलग अलग स्रोतों से शब्दों के इस प्रयोग के कई कारण हैं। एक तो लेखक केशव दत्त जी जिस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं वह स्वतंत्रता से पूर्व की पीढ़ी है। स्वतंत्रता से पूर्व उर्दू भारत में आम बोलचाल की भाषा थी। यह स्थिति आज भी है। इसीलिए एक ओर जहां उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुतायत से मिलता है, दूसरी तरफ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी धड़ल्ले से किया जाता है। इसके अतिरिक्त लेखक का बचपन लाहौर में गुजरा, जहां की मूल भाषा या आम भाषा उर्दू हुई थी और आज भी है। गद्य लेखन की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है शब्दों के दोहराव से बचना। गद्य और पद्य में एक भारी अंतर यह है कि शब्दों का दोहराव जहां पद्य में सौंदर्य का सृजन करता है, वही गद्य में यही दोहराव समस्या उत्पन्न करता है। लेखक ने अपने इस संस्मरण में कहीं भी शब्दों का दोहराव नहीं आने दिया है, जो इस संस्मरण की विशेषता भी है। इसके अतिरिक्त संस्मरण में छोटे तथा सरल वाक्यों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, स्कूल ग्राउंड में एक दिन ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा। उसके बाद मैं हॉकी का ही हो गया। 1948 के ओलंपिक से पहले हालात बहुत खराब थे। हमें भी लाहौर से भागना पड़ा था। किसी तरह बंबई में कैंप लगा, सब कुछ बिखरा था। हम लंदन पहुंचे। वहां भी विश्व युद्ध के बाद के हालात खराब थे। शहर संभल नहीं पाया था। बिल्डिंग में गोलियों के निशान दिखाई देते थे। ओलंपिक ड्रॉ निकला। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हाफ में थे। इस रचना में मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग मिलता है।
उदाहरण के लिए कुछ साल और पीछे जाना, हॉकी का ही हो जाना, सब कुछ बिखरा हुआ होना, शहर का संभल नहीं पाना, दुनिया को दिखाना, स्तर गिरना, हालत खराब होना, काम नहीं आना आदि। हालांकि ये मुहावरे के रूढ़ अर्थों में सटीक नहीं ठहरते, क्योंकि इनमें शब्द अपने कोशगत अर्थ में ही प्रयोग आए हैं, जबकि मुहावरों में शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंख चुराना मतलब कि शर्माना, 9-2-11 होना, भाग जाना, 36 का नाता होना मतलब मेल नहीं होना, 1 और 1 11 होना मतलब संगठन में शक्ति बढ़ाना, 2-4 होना अवगत या परिचित होना, 3-13 होना मतलब बिखर जाना, 6-5 में पढ़ना मतलब निर्णय नहीं कर पाना इत्यादि। इसलिए इस संस्मरण में ऊपर वर्णित प्रयोगों को मुहावरेदार प्रयोग कह सकते हैं, जिनमें मुहावरों की खूबियां मिलती है। कुल मिलाकर कहें तो इस रचना में एक अच्छे गद्य के सारे गुण मिलते हैं। एक अच्छे संस्मरण की यह विशेषता होती है कि वह प्रामाणिकता पर आधारित होना चाहिए। इसमें कल्पना का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि संस्मरण हमेशा सच्चे व्यक्तियों, वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में होता है। इस दृष्टि से भी यह एक उच्च कोटि की रचना है। वर्णन की स्पष्टता तथा घटनाक्रम की गतिशीलता इस संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस संस्मरण का क्या महत्व है? छात्रों के भीतर खेल की भावना का विकास व विस्तार करने की दृष्टि से इस संस्मरण का बड़ा महत्व है। इसमें हमारे खिलाड़ियों के शानदार कारनामों की तथा उनकी महान उपलब्धियों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त विपरीत परिस्थितियों में अपनी लगन तथा मेहनत से सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में खेलों की दशा तथा दिशा के बारे में चर्चा की गई है तथा उनमें कैसे सुधार लाया जाए, इस बात के सुझाव भी दिए गए हैं। इस रचना में आम बोलचाल के देशज व विदेशज शब्दों का प्रयोग, छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग, मुहावरेदार भाषा तथा सरल व सुगम शैली इस रचना की प्रमुख व्याकरणिक विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त साफ व स्पष्ट अभिव्यक्ति तथा घटनाक्रम की गतिशीलता भी इस रचना की विशेषता है। विद्यार्थियों, अब हम इस पाठ से संबंधित गतिविधियां तथा अभ्यास कार्य की बात करेंगे। अब आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं, आपको इनके उत्तर देने हैं। लेखक के इस संस्मरण का मुख्य विषय क्या है? इसका उत्तर है देश में खेलों की स्थिति, हॉकी के खेल में भारत का शानदार इतिहास, देश विभाजन की घटनाएं, 1948 का लंदन ओलंपिक आदि। इस संस्मरण में जिन ध्यानचंद का नाम लिया गया है वे कौन थे? ध्यानचंद भारत के मशहूर हॉकी खिलाड़ी, उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा गया है। इस संस्मरण में आए प्रमुख शहरों का जिक्र करें। इसका जवाब है लाहौर, मुंबई, लंदन। पहली बार विश्व स्तर पर कहीं जन गण मन बजा, लेखक ने यह वाक्य किस प्रसंग में लिखा है? इसका जवाब है 1948 के लंदन ओलंपिक के फाइनल में भारतीय हॉकी टीम के जीत के प्रसंग में। इस संस्मरण को लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है? उत्तर, भारतीय हॉकी के गौरवमय अतीत को याद करना, खेलों की दुनिया में देश की वर्तमान स्थिति की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करना। इस रचना में लेखक का मुख्य संदेश क्या है? इसका जवाब है किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए समर्पण की भावना से सतत प्रयास जरूरी है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट की सहायता से हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के बारे में पढ़िए। विद्यार्थियों, पाठ में एक लिंक प्रदान किया गया है जिससे आप मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। बीबीसी न्यूज की वेबसाइट पर जाकर भारतीय खिलाड़ियों का परिचय शीर्षक आलेख को पढ़कर बताएं कि इनमें से आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है। इसके उत्तर का लिंक स्लाइड पे ऊपर दिया गया है। आज के कार्यक्रम में हमने क्या सीखा? गद्य का वाचन आदर्श ढंग से कैसे किया जाए, इस पाठ में आए कठिन शब्दों के क्या अर्थ हैं तथा उनका वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाए, लेखक की मूल भावना तथा रचना के संदेश से परिचित हुए। पाठ में आए मुहावरों के अर्थ
तथा उनके प्रयोग से भी परिचित हुए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए विदा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, डरे नहीं बल्कि सुरक्षा नियमों का पालन करें। धन्यवाद। नमस्कार।